अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खुसूसियात। तो इसकी पहली खासियत है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं और कार्बन की ये सलाहियत है कि बेटा कार्बन जो है वो कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। तो बेटा कैटिनेशन की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी वैरायटी जो है वो मौजूद है। तो बेटा कार्बन जो है वो कार्बन के साथ मुख्तलिफ तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और बहुत सारी वैरायटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास एक कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है बेटा कार्बन के साथ क्या करेगा? सेल्फ लिंक होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन दोबारा कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन कहते हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो मौजूद होती। तो अगर एक और कार्बन लगेगा तो कंपाउंड क्या है बेटा? तब्दील हो जाएगा, और अगर एक और कार्बन लगेगा तो बेटा कंपाउंड जो है वो तब्दील होता चले जाएगा। तो बेटा इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे इनकी वैलेंसीज को मुकम्मल करने के लिए। तो कार्बन की क्या होती है बेटा? 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी मीथेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरीके से होता है। तो कार्बन की क्या बेटा? 4 वैलेंसी होती है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसको शेयर करके कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को पूरे करता है। ठीक है, ओके। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन कहते हैं। और कैटिनेशन की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी वैरायटी जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेटा कार्बन जो है दोबारा से लिंक हो रहा है कार्बन के साथ। तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा? कैटिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, ऐसे ही। ठीक है, तो बेटा कार्बन जो है वो कार्बन के साथ इस तरीके से भी लिंक हो रहा है। यहाँ देखिए बेटा कार्बन जो है कार्बन के साथ इस तरीके से लिंक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिंक हो रहा है। बाकी हाइड्रोजन को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन लग जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन को मैं नहीं लिख रहा, उसकी जगह मैं से बॉन्ड बना दे रहा हूँ। ओके, बात क्लियर है? ठीक है, तो बेटा इस कंपाउंड को देखें, ये क्या है बेटा? लॉन्ग चेन। इसे क्या कहते हैं बेटा? लॉन्ग चेन कहते हैं। कार्बन जो है बेटा वो कैटिनेशन कर रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक लॉन्ग चेन बना रहा है। इसमें क्या है बेटा? कार्बन जो है वो कैटिनेशन कर रहा है और कौन सी चेन बना रहा है बेटा? ब्रांच चेन बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कार्बन जो है वो कैटिनेशन करेगा और क्या है बेटा? क्लोज चेन बनाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है उसकी चेन कैसी है बेटा? क्लोज है। इसके अलावा देखिए बेटा कार्बन जो है वो दोबारा कैटिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बेटा? एक मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें भी हाइड्रोजन को हमें लगाना पड़ेगा, वो मैं नहीं लगा रहा हूँ, उससे कोई मसले की बात नहीं। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो कार्बन है सेल्फ लिंक हो रहा है, यानी कैटिनेशन कर रहा है, ऐसा ही। और इस तरीके से क्या बेटा? एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वजूद में आ जाता है। तो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी यानी कि बेटा कैटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत बड़ी मिकदार, बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं और कार्बन की एक खासियत है, कार्बन इज डिस्टिंक्टिव इन इट्स एबिलिटी टू बॉन्ड कोवलेंटली विद अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन की सलाहियत है कि बेटा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए और मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बेटा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसके अलावा बेटा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी यूनिक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन कहते हैं। इसके अलावा अगली खासियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है नॉन आयनिक नेचर। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन आयनिक नेचर के होते हैं। ऐसा ही क्यों? क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और कोवलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर है वो नॉन आयनिक होती है। और अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और इलेक्ट्रॉन की गेन की वजह से बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में क्या बेटा? आयंस मौजूद होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयंस जो है वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि बेटा इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन से मिलकर बनते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है। ठीक है, एंड अ कार्बन एटम कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कार्बन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा? ये अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके हासिल करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, बल्कि क्या बेटा? शेयरिंग के जरिए अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा ना कार्बन एटम कंटेन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की ये एबिलिटी नहीं है कि बेटा वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करे, ये एबिलिटी इसके पास नहीं है। और ये भी एबिलिटी नहीं है कि बेटा ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो अपना ऑक्टेट है उसको पूरा करे। बात क्लियर हो रही, ठीक है, क्योंकि बेटा इसके लिए बड़ी ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी की है जो है रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है। तो देयरफॉर इन कंट्रास्ट विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। तो देखिए बेटा ये एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए बेटा कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है मीथेन के मॉलिक्यूल में, ठीक है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसका है बेटा, मीथेन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा कार्बन का जो है वो ऑक्टेट पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो क्या है बेटा, पूरा हो जाता है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, नॉन आयनिक नेचर होती है। और इसके अलावा जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सॉलिबिलिटी के हवाले से, ठीक है। तो बेटा सॉलिबिलिटी के बारे में आपने ज़रूर क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो सॉलिबिलिटी का क्या रूल है बेटा, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि बेटा पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ये बात क्लियर हो रही, ठीक है। The solubility of organic compound can vary widely depending on their chemical structure। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी केमिकल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है और इसके अलावा बेटा सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वैसे तो बेटा ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, तो पोलर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होने की वजह से क्या है बेटा, वो कंपाउंड जो है वो पोलर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो बेटा जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, पोलर फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो पोलर फंक्शनल ग्रुप कैसे होंगे, तो पोलर फंक्शनल ग्रुप होंगे बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या होता है बेटा, OH होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कार्बोक्सिल, ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, COOH। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिल मौजूद है तो उसकी नेचर क्या होगी बेटा, पोलर होगी। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेटा वो वाटर में बआसानी सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वाटर की जो नेचर होती है वो भी क्या होती है बेटा, पोलर होती है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। तो वाटर क्या है बेटा, एक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेटा वो पोलर सॉल्वेंट में हल पजीर होते, ठीक है। तो हमारे पास क्या बेटा कुछ पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिसाल है। तो देखिए बेटा एक कंपाउंड हमारे पास C2H5 और इसके साथ क्या बेटा एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, ठीक है। इसका नाम है बेटा इथेनॉल। तो अगर आप इथेनॉल को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बेटा पानी में बआसानी हल पजीर होगा, क्योंकि बेटा जो फंक्शनल ग्रुप OH है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो अगर आप इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये बआसानी हल हो जाएगा। तो बेटा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इथेनॉल मौजूद है। तो इथेनॉल का जो ऑक्सीजन है तो वाटर के H के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और इसी तरीके से बेटा जो इथेनॉल का H+ है, ठीक है, जिसके H के ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा इथेनॉल जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, किस लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके, बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्या बेटा, COOH, ठीक है, CH3COOH ऐसा ही है। तो बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है ये पोलर है। तो अगर आप इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या है बेटा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और पानी में क्या है बेटा हल पजीर होगा। ये बात क्लियर हो रही। तो बेटा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो वो कहलाएंगे पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल आपने याद रखना है। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्व में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेटा वो नॉन पोलर सॉल्व में डिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर की बात करें तो बेटा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, बात क्लियर हुई। जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे लिख दूँ C5H12, ठीक है, तो ये क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से अगला मैं लिख दूँ बेटा C6H14, तो ये भी क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बेटा जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या होंगे बेटा, नॉन पोलर होंगे, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो ये भी क्या होगा बेटा आपके पास नॉन पोलर होगा। तो बेटा जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो किस में डिजॉल्व होंगे, तो बेटा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे।
तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसका नाम कुछ ये है, जैसे कि बेटा बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वो होता है बेटा C6H6। तो बेटा बेंजीन क्या है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके अलावा बेटा डाई इथाइल ईथर, तो आपकी किताब में लिखा हुआ है डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो डाई इथाइल ईथर भी क्या है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेटा टोलिन, ठीक है। तो टोलिन भी क्या है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसका आपके पास फॉर्मूला होगा C6H5CH3, ठीक है। तो टोलिन क्या है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और डाइथाइल ईथर भी क्या है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन जो है वो बआसानी हल पजीर होंगे, क्योंकि बेटा हाइड्रोकार्बन की जो नेचर होती है वो नॉन पोलर होती है। बात क्लियर हो रही। तो बेटा जो हमारे पास ये नॉन पोलर सॉल्वेंट मौजूद है, बेंजीन, डाइथाइल ईथर और टोलिन, ठीक है। तो अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या बेटा ये इसमें हल पजीर होगा? नहीं, ये इसमें हल पजीर नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज यानी प्लस पार्शियल पॉजिटिव का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो ये क्या है बेटा, इसके ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, किसी किस्म का भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं बनाएगा। तो बेंजीन हो, डाइथाइल ईथर हो, टोलिन हो, तो बेटा वो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की 3 खसूसियात के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ दीगर कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ दीगर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें शामिल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, और इसके अलावा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वीक होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होती है। बात क्लियर हो रही। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल है जैसे कि बेटा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है बेटा, लो होती, ठीक है। तो बेटा जो आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बनते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड की वजह से। तो इनके दरमियान क्या बेटा आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, इनके दरमियान भी आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, और इसके दरमियान भी क्या बेटा आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बेटा कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, ठीक है। इसकी एक और वजह यह है कि बेटा इट इज ड्यू टू दी कंपैरेटिवली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। तो बेटा दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। जबकि आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि आयनिक कंपाउंड है ये क्या होता है बेटा, हार्ड सॉलिड होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे सॉलिड होते हैं बेटा, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इसके अलावा अगली कैरेक्टरिस्टिक है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी के मायने है जलना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बेटा जलने की सलाहियत रखता है, क्योंकि बेटा उसमें कार्बन जो है वो मौजूद होते हैं। तो जब क्या बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग होती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और इसके साथ साथ क्या है हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करें तो उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। चाहे वो बेटा गैसोलीन हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो बेटा डीजल हो, चाहे बेटा वो एलपीजी हो, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग करने में उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंबस्टिबल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक वसी तादाद जो है बेटा वो जलने की सलाहियत रखती है, और वो जब जलती है तो बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और इसके नतीजे में क्या बनाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके अलावा हीट एनर्जी को जो है वो रिलीज करेगी, ठीक है। तो किताब में क्या बेटा केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। तो अगर आप मीथेन गैस की बर्निंग करते हैं ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में, ठीक है, तो ऑक्सीजन मौजूद होगा तभी क्या बेटा मीथेन गैस जो है वो बर्न होगी। तो बेटा जब क्या बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन गैस की बर्निंग होगी तो इसके नतीजे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और रिलीज होगा बेटा वाटर वेपर्स, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बेटा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है यहाँ पर जो है वो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो चुका है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग में ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और इसके साथ साथ एनर्जी, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले आप, C2H6 इथेन जिसे कहते हैं, ये है बेटा मीथेन, ये है इथेन,
तो अगर इसकी बर्निंग होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो इसके भी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या है बेटा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर रहा। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एनर्जी को रिलीज करेगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा रिएक्टिविटी के हवाले से, तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो काफ़ी रिएक्टिव नहीं होते, जबकि इसके मुकाबले में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, आयंस मौजूद होते हैं, तो इस वजह से क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं वो काफ़ी स्लोली होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट एट अ स्लोअर रेट देन एन आयनिक रिएक्शन। तो बेटा जो भी आयनिक रिएक्शन होता है, आपने सॉल्ट्स के रिएक्शन देखे होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा होगा, तो उसमें जो रिएक्शन होता है वो आयनिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो डेट आर ऑफन फाउंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आयनिक रिएक्शन बेटा किसमें पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो NaCl क्या बेटा एक आयनिक कंपाउंड है, तो बेटा इनके जो रिएक्शंस होंगे वो कैसे होंगे बेटा, काफ़ी फास्ट होंगे, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होंगे वो काफ़ी क्या होंगे बेटा, स्लोअर होंगे, क्योंकि बेटा इसमें आयंस जो है वो मौजूद नहीं होते। तो अगर क्या बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन को हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा हीट को। तो क्या बेटा हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा बेटा जो रिएक्टिंग मिक्सचर है, अगर उसकी मिक्सिंग की जाए तो इस तरीके से भी क्या है बेटा, रिएक्शन की स्पीड में जो है वो इजाफा हो सकता है। इसके अलावा बेटा कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ताकि क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। तो अब तक क्या बेटा और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया, इसके अलावा डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ दीगर कैरेक्टरिस्टिक को। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ दीगर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, जिसमें शामिल है आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन। तो बेटा आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खासियत है, जिसमें क्या बेटा सेम नंबर ऑफ एटम्स मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होते हैं और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं कुछ ख़ास प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो इसमें बेटा हम एग्जाम्पल देखेंगे ब्यूटेन की। तो बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में आपने अल्केन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें शामिल था मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो बेटा ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं और ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, ठीक है। किसका फार्मूला है बेटा, ब्यूटेन का फार्मूला है। तो बेटा ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो बेटा ये जो एटम्स मौजूद है ये मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होंगे और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के कंपाउंड फॉर्म करेंगे कुछ खास प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो बेटा मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे देखें। वो है बेटा हमारे पास CH3, CH2, CH2 और CH3। तो इसमें आप देखेंगे बेटा इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन देखेंगे इसमें 10 शामिल है बेटा, साइडों में 3 3 6 और 4 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, ठीक है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है किसका, एन ब्यूटेन का। इसमें क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन मौजूद है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एन ब्यूटेन। ऐसे ये बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या है बेटा जो आपके पास ब्यूटेन है ये और भी मुख्तलिफ तरीके से क्या है बेटा अरेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए बेटा CH3 ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, अभी देखिएगा बेटा ब्रांच चेन बनेगा हमारे पास। यहाँ पे बेटा हमारे पास मौजूद है CH, ठीक है, और इसके अलावा बेटा यहाँ पे आएगा CH3, ऐसा ही है। तो टोटल कितने बेटा, 3 कार्बन जो है वो हो चुके हैं और 1 कार्बन जो है वो यहाँ पर लगेगा CH3, ऐसा ही है। तो इसमें आप गिने बेटा 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन भी आप गिनेंगे इसमें 10 मौजूद है, 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक है। तो बेटा इसमें 4 कार्बन मौजूद है और 10 हाइड्रोजन मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, आइसोब्यूटेन कहेंगे। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पे हमने लिखा एन ब्यूटेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा ब्रांच चेन बन रही है, इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो बेटा आगे बाद जो ब्यूटेन था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 था, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है मौजूद है एन ब्यूटेन में भी और आइसोब्यूटेन में भी, लेकिन क्या बेटा ये मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए और इन्होंने क्या बेटा मुख्तलिफ किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म किया, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो मुख्तलिफ होगी और इसकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बेटा आइसोमेरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो पाई जाती है। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर सेम टाइप के एटम्स मौजूद है लेकिन क्या बेटा वो एटम्स मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होकर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के कुछ नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे कुछ ख़ास प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अगर यहाँ बेटा पेंटेन की बात करें तो पेंटेन के हवाले से आपने पढ़ा होगा, तो पेंटेन भी क्या है बेटा अरेंज होके 3 मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कंपाउंड बनाता है, लेकिन उससे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओके। तो आइसोमेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर कंपाउंड्स विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स।
तो बेटा देखिए ब्यूटेन में जो नंबर ऑफ आइटम है कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए तो बना एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ है, ठीक है। तो विद द सेम नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट कैन अरेंज दोज आइटम इन डिफरेंट वेज। तो बेटा जो आइटम थे मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए, ठीक है, रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। तो बेटा दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है और दोनों की प्रॉपर्टी भी मुख्तलिफ है, ओके। तो कंपाउंड विद डिफरेंट स्ट्रक्चर बट द सेम मॉलिकुलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। तो बेटा ये जो आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, और ये भी जो आपके पास कंपाउंड है, इनका स्ट्रक्चर तो मुख्तलिफ है, लेकिन इनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एन ब्यूटेन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, वो है बेटा C4H10, और आइसोब्यूटेन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, वो भी क्या है बेटा C4H10, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट और मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे बेटा, आइसोमर कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ब्यूटेन के आइसोमर है। तो ब्यूटेन के क्या है बेटा 2 आइसोमर होते हैं और पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। तो आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ओके। बात क्लियर हो रही। तो दे आर 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, नंबर 1 इज एन ब्यूटेन, नंबर 2 इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आइसोमरिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा बेटा जो अगली कैरेक्टर है वो है पॉलीमराइजेशन। तो बेटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो पॉलीमर बनने के अमल को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो एक पॉलीमर कब बनता है, तो जब क्या है बेटा मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है बेटा, पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास मोनोमर मौजूद है। एक मोनोमर है बेटा टर्फलिक एसिड, एक मोनोमर है टर्फलिक एसिड, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्या है बेटा मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होंगे, ऐसे ही है, ठीक है। इसकी तादाद क्या है बेटा n नंबर्स ऑफ होगी। तो इसका नाम है बेटा टर्फलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है बेटा 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, देखें बेटा COOH, ठीक है, और इसमें भी देखिए बेटा COOH, ठीक है। तो इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है बेटा टर्फलिक एसिड। इसके अलावा बेटा एक और मोनोमर है जिसका नाम है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप मौजूद है। इसको डायोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डायोल। तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे बेटा, डायोल कहेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो दोनों क्या है बेटा मोनोमर्स हैं, ठीक है। तो जब क्या बेटा इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा बेटा, पॉलीमर बनेगा, ठीक है। होगा क्या बेटा, टर्फलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। और क्या बेटा एक सीरीज चलती चली जाएगी। तो पहले आएगा टर्फलिक एसिड, फिर उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर टर्फलिक एसिड, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर टर्फलिक एसिड, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इस तरीके से क्या है बेटा पॉलीमर की जो चेन है वो चलती रहेगी। तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो जब क्या बेटा इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो ये है बेटा टर्फलिक एसिड, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखिए बेटा टर्फलिक एसिड में OH, ठीक है, ऐसे ही है। और क्या बेटा इथिलीन ग्लाइकोल में से क्या बेटा H+ जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो एक H, 2 H और एक O। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या है बेटा वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि H2O का जो मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तभी इसके साथ क्या लिखा हुआ बेटा, माइनस लिखा हुआ है। तो जब क्या है बेटा इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें से हाइड्रोक्सिल निकलेगा तो ये दोनों क्या है बेटा आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा जो आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ से OH जो है वो निकल चुका है, यहाँ से क्या है बेटा OH जो है वो निकल चुका है, ठीक है। और इसके पास क्या है बेटा ऑक्सीजन मौजूद है। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये चेन क्या है बेटा चलती रहेगी। तो यहाँ पे मौजूद बेटा टर्फलिक एसिड, यहाँ पे मौजूद है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसके बराबर में दोबारा से क्या होगा बेटा, टर्फलिक एसिड, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर टर्फलिक एसिड, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे N लिखा हुआ है, यानी कि बेटा जिसकी तादाद है वो चलती रहती है पॉलीमर में। तो पॉलीमर में क्या है बेटा, सिर्फ 1 या 2 मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि बड़ी तादाद में क्या है बेटा मॉलिक्यूल जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन अभी हमें इसके प्रोसेस को नहीं समझना, सिर्फ आपको ये बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉलीमर बनाने की सलाहियत भी मौजूद होती है, ठीक है। तो बेटा जो कंपाउंड बना है इसे कहते हैं बेटा पॉलीइथाइलिन टर्फलेट, जिसे PET भी कहते हैं, ठीक है। तो PET का आम जिंदगी में बहुत इस्तेमाल है बेटा, इसको टेक्सटाइल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा पैकेजिंग बैग बनाने के लिए, या इसके अलावा बेटा इसको बॉटल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्या है बेटा पॉलिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन मैनी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये भी क्या बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है।
जिसे मोनोमर भी कह सकते हैं। तो क्या है बेटा, दो मोनोमर या इससे बहुत सारे जायद जो मोनोमर है वो आपस में यूनाइट होते हैं थ्रू एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, तो बेटा पॉलीमर बनने में दो प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है बेटा एडिशन प्रोसेस, दूसरा होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। तो एडिशन प्रोसेस में जो दो मोनोमर है वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होती। जबकि कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो आपके पास जो मोनोमर है वो कंडेंस हो रहा है, इसमें से क्या है बेटा H2O जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन निकला और इसमें से क्या है बेटा हाइड्रोक्सिल निकला। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। लेकिन एडिशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो दो मोनोमर है वो आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन उसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है। तो बेटा पॉलीमराइजेशन जो है वो दो तरीके से होती है, एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी होती है कंडेंसेशन। तो बेटा ये कौन सी पॉलीमराइजेशन है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होता है बेटा, एक लार्ज और बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इसी अमल को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इसके नतीजे बेटा जो मैक्रो मॉलिक्यूल हासिल हो उसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमर कहते हैं। तो बेटा ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।